वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बी तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य का जो छठवां सेमेस्टर है उसका जो सेकंड पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र आपका ये द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें का यानी द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको एक आध प्रश्न पत्र और पढ़ना पड़ेगा। तो का में वैकल्पिक में आपको देखना है, क्योंकि इसमें चूज करना होगा कि आपको पढ़ना क्या है। जिसमें आपको एक है योग और प्राकृतिक चिकित्सा, तो इसका सिलेबस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो है हम आगे और देखेंगे, जैसे कि जो अगला आपका होगा इसमें अथवा करके चाहे तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है, चाहे अथवा करके दूसरा जो सिलेबस दिया गया है ये पेपर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये खा वाला जो वैकल्पिक है आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है, तो इसको मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इसका भी सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो और मैं देखता हूँ अगर कुछ और रह जा रहा तो उसके लिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए गा यानी कि इसमें तृतीय वर्ष बीए संस्कृत में छठवें सेमेस्टर का जो द्वितीय पेपर है उसमें एक वैकल्पिक और है गा, यानी कि आप तीनों में से कोई एक छांट सकते हैं। ठीक है, भारतीय वास्तुशास्त्र के बारे में उसमें जानना है, तो इसको इस सिलेबस को भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लगभग जो है ये समाप्त होगा। अच्छा, अथवा करके और दिया गया है विकल्प घा भी दिया गया है, यानी कि आपको चूज करना जो भी आपको पढ़ना है। देखिए तो घा में आपको क्या पढ़ना है, ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में आपको जानना है। तो मैं आज ही प्रयास करूंगा कि इन संपूर्ण सिलेबस को, हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है इसका पेपर 2 का, वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो इन सभी का सिलेबस में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ये पांचवा जो चैप्टर मतलब पांचवा जो वैकल्पिक पेपर है आपका वो है नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान। ठीक है, तो ये पेपर का नाम है दूसरे पेपर का। तो कुछ विश्वविद्यालय में बच्चे ये चूज करते हैं, तो जो भी आप चूज करेंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आज के वीडियो के माध्यम से सभी का बता दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ पाए। तो ये नहीं पांच वैकल्पिक सब्जेक्ट आप मतलब विषय हैं, वैकल्पिक पेपर हैं, उन पांचों में से केवल एक ही आपको पढ़ना है। अब जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे मैं आपको सभी का सिलेबस समझा दे रहा हूँ, ठीक है, बता दे रहा हूँ। देखिए जो दूसरा पेपर आपका है, पहला पेपर तो मैंने आपको बता दिया था। पहला पेपर सभी को यही पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, क्या बोलते हैं, आधुनिक संस्कृत साहित्य के बारे में आपको जानना है। ठीक है, ये आधुनिक संस्कृत साहित्य आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका सिलेबस मैंने दे दिया है। अब जो दूसरा पेपर है इसमें कई सिलेबस आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें आपका का वाला वैकल्पिक है, इसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको जानना है। आइए देखते हैं इसको पढ़ने से क्या होगा। इसको पढ़ने से भारतीय योग शास्त्र के प्राचीन और वैज्ञानिक ज्ञान से आप लाभान्वित होंगे। योग शास्त्र के मूल सिद्धांतों को जान करके योग की महत्ता से आप परिचित हो सकेंगे। योग के वास्तविक स्वरूप के अवबोध द्वारा योग को जीवन में समाहित करने हेतु आप मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे। योग के आसनों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को समान रूप से सीख सकेंगे आप। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अनुप्रयोग द्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकने में समर्थ हो सकेंगे आप। तो इस तरीके से कई सारी उपलब्धियां आपको मिलेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये जो है आपका यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है योग की भारतीय अवधारणा क्या है, उपयोगिता जो है योग की क्या है और योग का क्या महत्व है भारत में, प्रमुख आचार्य और प्रमुख ग्रंथ जो योग से रिलेटेड हैं उनके बारे में आपको जानना है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है योग सूत्र से समाधिपाद के बारे में आपको पढ़ना है। सूत्र नंबर 1 से लेकर के 29 सूत्र तक आपको पढ़ना है समाधिपाद से, योग सूत्र पतंजलि की रचना है वहां से। इसके अलावा तीसरी यूनिट में आपको योग सूत्र से ही साधना पाद पढ़ना है। साधना पाद से लगभग 29 सूत्र से लेकर के 55 सूत्र तक आपको पढ़ना है। ठीक है, योग सूत्र का ही आप देखेंगे जो चौथी इकाई है उसमें आपको योग सूत्र का विभूति पाद पढ़ना होगा। विभूति पाद सूत्र 1 से लेकर के सूत्र 15 तक आपको समझना है, पढ़ना है। इसके अलावा इकाई नंबर 5 में आपको घेरंड संहिता के बारे में जानना है। घेरंड संहिता का जो प्रथमोपदेश है, प्रथमोपदेश से श्लोक 1 से लेकर के श्लोक 32 तक आपको समझना है, पढ़ना है। इसके अलावा आपको यूनिट नंबर 6 में घेरण संहिता के प्रथमोपदेश से ही श्लोक 33 से लेकर के श्लोक 60 तक आपको पढ़ना है। यानी बेसिकली बोले तो घेरण संहिता का प्रथमोपदेश से श्लोक 1 से लेकर के श्लोक 60 तक आपको पूरा का पूरा समझना है। इसके अलावा घेरण संहिता द्वितीय उपदेश में आपको आसन प्रकरणम के बारे में जानना है। सिद्धासन, जैसे आसन प्रकरण में सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, इन सभी आसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब आसन आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर आपका 7 में अगर बात की जाए, यूनिट 8 में, लगभग यूनिट 7 में आपको ये पढ़ना है। यूनिट 8 में आपको घेरण संहिता ही पढ़नी है। घेरण संहिता के द्वितीय उपदेश से आसन प्रकरण में ही वीरासन, धनुरासन, मृतासन, मत्स्यासन या और इसके अलावा तानासन और गरुड़ासन, मकरासन, भुजंगासन,
ये सब आसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 2 पुस्तकों के बारे में आपको जानना है। एक तो घेरंड संहिता के प्रथम और द्वितीय उपदेशों के बारे में, और योग सूत्र आपको, यानी कि 2 चीज़ों के बारे में आपको समझना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, विस्तार से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। घेरंड संहिता, घेरंड मुनि, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, पूरा विस्तार समझेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में हम जो है, अगर कुछ बच्चे ये लेंगे, मतलब कि जिनको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकेंगे। देखिए, तृतीय वर्ष के संस्कृत का जो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो खा वाला विकल्प है, यानी ये भी आप पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान, आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान में क्या पढ़ना है आपको, इसको पढ़ने के बाद में होगा ये कि अधिगम उपलब्धि में आपको क्या हासिल कर पाएंगे। सबसे पहली बात, भारतीय प्राच्य ज्ञान की अद्भुत देन आयुर्वेद को, या आयुर्वेद के को समझने में मदद मिल सकेगी। आयुर्वेद का समान ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे आप। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य एवं रोग निवारण हेतु आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से सुपरिचित होंगे। इसके अलावा वर्तमान समय में आयुर्वेद की आवश्यकता एवं महत्व से अवगत होते हुए मानव कल्याण अर्थ अनुप्रयोग हेतु प्रेरित होंगे। इसके अलावा अष्टांग आयुर्वेद के ज्ञान के द्वारा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु अग्रसर होंगे। इस तरीके से ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर वाला पढ़ सकते हैं और चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी 3-4 हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं पढ़ना क्या क्या है इसमें। सबसे पहली बात, इसमें आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है, आयुर्वेद का सामान्य परिचय जानना है। आयुर्वेद का उद्भव कैसे हुआ, आयुर्वेद का विकास कैसे हुआ, और विकास मतलब प्रमुख आचार्य जो रहे हैं आयुर्वेद को समझाने वाले, या उसके से रिलेटेड जो आचार्य रहे हैं, जैसे चरक मुनि हो गए, सुश्रुत हो गए, वाग्भट हो गए, माधव हैं, सारंगधर हैं, भाव मिश्र हैं। तो ये सब आयुर्वेद से संबंधित कुछ प्रमुख आचार्य हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। फिर इसके बाद में यूनिट नंबर 2 में आपको जाना है, यानी इकाई 2 में। इकाई 2 में आपको आयुर्वेद का अर्थ और आयुर्वेद की परिभाषा को समझना है, और इसके अलावा आयुर्वेद की जो मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद से रिलेटेड, उन सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा वर्तमान काल में उपयोगिता आयुर्वेद की क्या है, और आयुर्वेद का क्या महत्व है वर्तमान में प्रासंगिकता कितनी है आयुर्वेद की। इसके अलावा अष्टांग आयुर्वेद जो है उसके बारे में जानने का प्रयास रहेगा। तो यूनिट नंबर 2 में आपको ये पढ़ना है। इकाई 3 में आपको पढ़ना चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता में आपको सूत्र स्थान के बारे में पढ़ना है। सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय श्लोक 41 से लेकर के श्लोक संख्या 92 तक आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। इसके अलावा यूनिट 4 में आपको चरक संहिता का सूत्र स्थान से ही प्रथम अध्याय से लगभग 93 श्लोक से लेकर के जब तक समाप्ति नहीं हो जाती है सूत्र स्थान की, तब तक आपको प्रथम अध्याय तक पढ़ना है चरक संहिता से ही। इसके अलावा चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो 9वां अध्याय है उसको आपको पढ़ना है पूरा। इसके अलावा 9वां अध्याय ही नहीं, इसके अलावा 10वां अध्याय भी चरक संहिता का आपको सूत्र स्थान का पढ़ना है। इसके बाद में आपका अगली रचना है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम वाग्भट की रचना है, तो ये सूत्र स्थानम यहाँ का भी पढ़ना है। सूत्र स्थानम प्रथम अध्याय से, मतलब प्रथम अध्याय से एक श्लोक संख्या 1 से लेकर के 19 तक। और इसके अलावा अष्टांग हृदयम का ही वाग्भट सूत्र स्थानम से प्रथम अध्याय से लगभग 20 श्लोक, मतलब अध्याय में प्रथम अध्याय से 20 श्लोक से लेकर के 44 श्लोक तक आपको पढ़ना है। तो ये इतना सिलेबस आपका ये पढ़ना है, खास करके जो है आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान का। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको मतलब आप ये वाला पोर्शन चूज करेंगे तो आपको ये पढ़ना है। अगर ये भी आपको नहीं पढ़ना है तो आप इसके स्थान पर आप दूसरा भी ले सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। छठवें सेमेस्टर में ही आपको संस्कृत में दूसरे पेपर में आपको कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं इनमें से। आप भारतीय वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी जिसमें भी आपकी रुचि हो, जिसको आपको लगे कि भाई मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय वास्तुशास्त्र यानी घर वर कैसे बनाया जाता है ऐसे, या घर बनाने के क्या नियम होते हैं, घर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो भारतीय वास्तुशास्त्र का समान परिचय प्राप्त कर सकेंगे इसको पढ़ने के बाद में। भारतीय प्राचीन ज्ञान धरोहर को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के महत्व एवं वर्तमान उपयोगिता से परिचित होंगे आप, और वास्तुशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के ज्ञान के द्वारा उनके अनुप्रयोग का कौशल विकसित कर पाएंगे आप। तो इस तरीके से कई प्रकार की उपलब्धियां आप हासिल करेंगे सिलेबस को पढ़ने के बाद में। तो इकाई नंबर 1 में आपको पढ़ना है वास्तुशास्त्र का सामान्य परिचय, महत्व और वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है वास्तुशास्त्र की, उसको आपको समझना है। इकाई नंबर 2 में आपको क्या समझना है, इकाई नंबर 2 में हमको क्या समझना है भैया, इकाई नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें आपको वास्तु सौख्यम के बारे में समझना है। टोडरमल के द्वारा जो रचित है रचना वास्तु सौख्यम का प्रथम भाग आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्रथम भाग में आप देखेंगे
वास्तुशास्त्र के प्रथम भाग में वास्तु प्रयोजन, वास्तु का स्वरूप श्लोक संख्या 4 से लेकर के श्लोक संख्या 13 के बीच में वर्णित है। वास्तु सौख्यम का द्वितीय भाग आपको पढ़ना है, जिसमें भूमि परीक्षण, इसके अलावा दीक्षा धन और निवास हेतु स्थान निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये सब श्लोक संख्या 14 से लेकर के श्लोक संख्या 22 तक बताई गई है वास्तु सौख्यम के द्वितीय भाग में, उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा वास्तु सौख्यम का तृतीय भाग से अगर बात करें तो श्लोक संख्या 31 से 49 और 74 से 42 तक आपको पढ़ना है, जिसमें गृह पर्यावरण के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में और शल्य शोधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इकाई नंबर 3 में अगर बात करें तो इकाई नंबर 3 में वास्तु सौख्यम के चौथे भाग के बारे में पढ़ना है, जिसमें जो है आपको श्लोक संख्या 83, 102, 107 से लेकर के 112 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको जो है षडवर्ग प्रतिशोधन के बारे में, परिशोधन के बारे में जानकारी मिलेगी। वास्तु चक्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ग्रह वास्तु क्या है, शिलान्यास कैसे होता है, ये सब जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इस वास्तु सौष्ठम का षष्ठ भाग आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें आप देखेंगे पंच विध ग्रह, साल अलिंद प्रमाण, बीथिका प्रमाण, ये सब श्लोक संख्या 171 से 194 और 195 से 196 में आपको मिल जाएगा, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा वास्तु सौख्यम का सप्तम भाग से आपको श्लोक संख्या 203 से लेकर के 217 तक पढ़ना है, जिसमें आपको द्वार प्रमाण, स्तंभ प्रमाण, पंच चतुशाला, गृह सर्वतोभद्र, इसके अलावा नद्यावर्त, वर्धमान, स्वास्तिक, रुचक, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इकाई नंबर 4 की अगर बात करें, इकाई नंबर 4 में आपको पढ़ना है वास्तु सौख्यम के बारे में। वास्तु सौख्यम का अष्टम भाग आपको पढ़ना है, जिसमें श्लोक संख्या 287 से लेकर के 302 तक और 305 से लेकर के 307 तक श्लोक संख्या आपको पढ़नी है, जिसमें एकाशीत पद वास्तु चक्र और मर्म स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा वास्तु सौख्यम का नवम भाग आपको पढ़ना है, श्लोक संख्या 322 से 335 तक और 359 से 369 तक, जिसमें आपको जो है वास दिशा निरूपण और द्वार फल, द्वार भेद फल, ये सब क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इकाई नंबर 5 में आपको मुहूर्त चिंतामणि वास्तु प्रकरण ये पढ़ना है, श्लोक संख्या 14 से मतलब 1 से लेकर के 14 तक पढ़ना है। इसके अलावा इकाई नंबर 6 में आपको जो है मुहूर्त चिंतामणि से ही वास्तु प्रकरण श्लोक संख्या 15 से लेकर के 29 तक पढ़ना है। इसके बाद में इकाई नंबर जो है आपको 7 में मुहूर्त चिंतामणि गृह प्रवेश प्रकरण के बारे में समझना है। ठीक है, और इकाई नंबर 8 में आपको भारतीय वास्तुशास्त्र और आधुनिक वास्तु विज्ञान की तुलनात्मक समीक्षा दोनों की मुझे करनी, मतलब आधुनिक वास्तुशास्त्र और भारतीय वास्तुशास्त्र की तुलनात्मक समीक्षा करनी है आपको यूनिट नंबर 8 में। तो इस तरीके से ये सिलेबस आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर ये भी आपको नहीं पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं आप, द्वितीय प्रश्न पत्र में जो चौथा वैकल्पिक आपका जो प्रश्न पत्र है वो है आपका ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, यानी ज्योतिष शास्त्र क्या है इसके बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के बाद में क्या होगा, इसको पढ़ने से भारतीय प्राचीन या प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी। आपको भारतीय ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय आप प्राप्त कर सकेंगे। ज्योतिष के विभिन्न सिद्धांतों के ज्ञान के माध्यम से विश्लेषण क्षमता जागृत होगी। इसके अलावा पंचांग अवलोकन एवं निर्माण कौशल का विकास होगा, यानी जो पंडित जी पत्रा वगैरह देखते हैं, पंचांग देखते हैं, वो सब आप जान पाओगे पंचांग कैसे देखा जाता है, सब ज्योतिष शास्त्र में आप बहुत विद्वान हो जाओगे। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अब देखेंगे इसमें बहुत सारे बच्चे तो इसको पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से आपको ज्योतिष वाला पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा आप बहुत सारी जानकारी आप पाएंगे, भविष्य वगैरह में क्या गणनाएं होती हैं ज्योतिष की वो सब आप जान पाएंगे। थोड़ा रोचकता से चीज, मतलब रोचक चीज़ें हैं ये। तो इसमें देखेंगे आपको सबसे पहली बात यूनिट नंबर 1 में ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय सबसे पहले आप समझेंगे। इसके बाद में ज्योतिष शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे कैसे हुआ, और उसके बाद में त्रिस्कंध ज्योतिष सिद्धांत के बारे में आप जानेंगे। संहिता होरा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इकाई नंबर 2 में आपको ज्योतिष चंद्रिका का संज्ञा प्रकरण समझना है। श्लोक 1 से लेकर के 40 श्लोक तक आपको पढ़ना है संज्ञा प्रकरण से ज्योतिष चंद्रिका के। इकाई नंबर 3 में ज्योतिष चंद्रिका का संज्ञा प्रकरण से श्लोक संख्या 41 से लेकर के जो है 80 तक आपको पढ़ना है। ज्योतिष चंद्रिका से संज्ञा प्रकरण से ही 81 से लेकर के 115 श्लोक आपको पढ़ना है। इसके बाद में इकाई नंबर 5 में आपको शीघ्र बोध का प्रथम प्रकरण पढ़ना है। इकाई नंबर 6 में आपको शीघ्र बोध का द्वितीय प्रकरण पढ़ना है। इकाई नंबर 7 में शीघ्र बोध का तृतीय प्रकरण पढ़ना है और इकाई नंबर 8 में शीघ्र बोध का चतुर्थ प्रकरण आपको पढ़ना है। यानी कि लास्ट की 4 इकाइयों में आपको शीघ्र बोध
के विभिन्न प्रकरणों के बारे में समझना है, और शुरुआत की इकाइयों में आपको त्रिस्कंध ज्योतिष यानी कि ज्योतिष चंद्रिका से रिलेटेड प्रश्नों को समझना है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस होगा। अथवा करके आपको अगला सिलेबस है और लास्ट वाला ये है, ये पांचवा आपका जो है पेपर का नाम है, पांचवा कोड है ये पेपर का। प्रश्न पत्र शीर्षक जो है ये है नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा होगी वो पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से क्या होगा कि विद्यार्थी भारतीय पारंपरिक कर्मकांड और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित होंगे। यानी पंडित जी लोग जो पूजा घर में करवाते हैं वो कैसे की जाती है, ये सब आपको इसमें मिलेगा। नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान विधि को जान करके जीवन को नियमबद्ध और आचरणशील बनाने में समर्थ होंगे। भारतीय कर्मकांड के प्रामाणिक शास्त्रीय रूप से परिचित होकर के उनकी व्यवहारिक उपयोगिता जानने योग्य बनेंगे। सामान्य अनुष्ठान संपन्न कराने योग्य कुशल और पौरोहित्य कर्म विशारद बन सकते हैं आप अगर इसको पढ़ेंगे तो। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सक्षम और आत्मनिर्भर आप बनेंगे अगर इस सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, देखिए इसमें सबसे यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है नित्य विधि। नित्य विधि में जैसे जो है प्रातः उत्थान, स्नान, संध्या, तर्पण और पंचयज्ञ, ये सब जो होता है इसके बारे में जानेंगे। ये सब क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारी विधि आपको पता चलेगी। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है स्वस्ति वाचन के बारे में। स्वस्ति वाचन क्या होता है, संकल्प क्या होता है, गौरी गणेश पूजन क्या होता है, वरुण कलश स्थापन क्या होता है। देखिए स्वस्ति वाचन जब भी आप पंडित जी लोग आपके घर में आते हैं, मैं तो ये वाला तो मुझे आपको बता दूं, अगर मैं ना भी पढ़ूं तो ये मैं आपको करवा सकता हूं। देखिए स्वस्ति वाचन ये पूरा मैं चूंकि पंडित हूं तो मैं ये जानता हूं। जो है षोडश उपचार विधि पूजन, कुशकंडिका विधि मंडप, और इसके अलावा मंडप कुंड निर्माण, होम विधि, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ बड़े आसानी से। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप और नवचंडी विधान, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये स्वस्ति वाचन आप लोग जो है पंडित जी लोग घर में आपके पढ़ते हैं, जब आते हैं तो स्वस्ति वाचन से ही शुरुआत होती है। वैसे आपको पवित्र वगैरह करवाने के बाद में दीपक जलवाते हैं, जो तिलक उलक करने के बाद में फिर जो है पूजा शुरू होती है, तो स्वस्ति वाचन से ही शुरू होती है। ठीक है, स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवा, या फिर आप अगर यहाँ से ना शुरू करें तो ये शुरुआत अगर बताएं तो ओम आनो भद्राः क्रताओ यंतु विश्वतो आब्धासो अपरीतासा उद्भिदाः, तो ऐसे शुरुआत से। ठीक है, तो ये श्लोक जो है वेदों से लिए गए हैं, वैदिक श्लोक हैं। तो स्वस्ति वाचन क्या होता है, संकल्प यानी जैसे कि मतलब ओम हरि ओम तत्सत तत्सत श्री मन मतलब श्री द्वितीय प्रादेश श्री 12 कल्पे वैवस्व मनमंतरे वैवस्वत। एक मनु है, मनु के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई 14 मनु हुए हैं कुल मिलाकर के। 7वें मनु इस समय है, उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो वर्तमान में कौन से मनु है, वैवस्वत मनु है। प्रारंभ के मनु कौन थे, उनका नाम था क्या नाम था, स्वयंभू मनु थे शुरुआत के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो कितने बराबर होता है, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो 14 जो है मतलब 14 मनुओं के बराबर होता है, और एक मनवंतर के बराबर होता है 14 मनु। ठीक है, 14 मनुओं का शासनकाल बराबर एक मनवंतर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्वस्ति वाचन, संकल्प, गौरी गणेश पूजन, वरुण कलश यानी वरुण देवता जल के देवता होते हैं, कलश का स्थापन कैसे की जाती है, सारी विधाएं आपको मतलब कि विधियां पढ़ने को मिलेंगी। खोडस उपचार विधि, खोडसोपचार मतलब होता है खोडस मातृका एक होती हैं, मतलब कि 16 माताएं होती हैं, गृह देवियां होती हैं। जैसे कि इसमें नाम आता है जो है खोडस मातृका का गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो लोक मातरा, धुति, पुष्टि, तथा तुष्टात्मना, कुल देवता, गणेशेनाधिका होता वृद्धो पूजा खोडसा, ये खोडस मातृका होती हैं। ठीक है, तो इनका पूजन पूरा विधि विधान से, कुशकंडिका विधि, मंडप कुंड निर्माण, इसके अलावा होम विधि, ये सब पूरा आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको रुद्राभिषेक, रुद्र माने भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक, ठीक है, मिश्रित जलेन अभिषेक, महामृत्युंजय जप जो होता है, महामृत्युंजय जप और नवचंडी विधान, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा नवग्रह शांति, मूल गंडांत शांति, इसके अलावा दुह स्वप्रशांति तथा, और इसके अलावा वैधव्योप शांति, ये सब शांति होती हैं, मतलब कि जो ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती उसके बाद में शांति या तमाम दुख वगैरह को ख़त्म करने के को लेकर के तमाम प्रकार के जप वगैरह किए जाते हैं। इसके अलावा प्राजन्म मतलब प्राग जन्म और जात कर्म संस्कार, अन्नप्राशन और चौल कर्म संस्कार, 16 संस्कार है, उन्हीं में से संस्कार ये सब होते हैं, तो इन संस्कारों के बारे में आपको जानना होगा।
इसके अलावा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार विवाह से एक दिन पहले ब्राह्मणों के यहाँ अगर घर पर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ठीक है, पूरा दिन लग जाता है यज्ञोपवीत संस्कार में। इसके अलावा अगर बात करें तो गृह गृह आरंभ और गृह प्रवेश कैसे करते हैं लोग। जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसमें गृह प्रवेश ही हुआ है या गृह आरंभ हुआ है, शिलान्यास जब हुआ था, तो उन सभी की एक डेट होती है, मतलब कैसे विचारा जाता है, कौन से दिन को हो सकता है, कौन से दिन को नहीं हो सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ें आप जानोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन सभी के लिए तैयार हैं तो आप लोग जो है ये सिलेबस आपका बड़ा ज़बरदस्त है अब की बार छठवें सेमेस्टर का। आप बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे जो आपको की उत्सुकता पढ़ने के लिए बढ़ाएगी और संस्कृत में रुचि पैदा करेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।